तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 679 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले UYT36, गौरव सिंह, ओबिटो उचिया, विशाल कुमार, आदर्श गेमिंग, आदर्श ठाकुर एंड आशीष महात्रे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग सुफेन सिल्वर डीमंस। एंड अगर बाकी के लोग भी मेंबरशिप को ले सकते हैं तो जल्दी से ज्वाइन बटन पे जाकर के मेंबरशिप को ले लीजिए। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उसी सोल हार्मोनी के एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि जाओ डेजू की बात सुनने के बाद में उसके ऊपर भड़कते हुए उससे कहता है कि जाओ डेजू, जब तुमने रीइंफोर्समेंट के लिए 500 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को अपने साथ ले जाने की बात की थी तो मुझे लगा था कि तुम थोड़ी सावधानी बरत रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम एक इस तरीके के यूजलेस कचरे होंगे। कचरे एल्डर से ये डांट सुनने के बाद में जाओ डेजू बिल्कुल पूरी तरीके से निराश हो गया होता है, लेकिन साथ ही अपने मन में कहता है कि इसमें एग्जैक्टली सारी की सारी गलती मेरी नहीं है। क्या मैंने पहले ही तुम लोगों से उसके भागने के रास्ते को बंद करने के लिए नहीं कहा था। में से एक और सोल हार्मोनी स्टेज का एल्डर उसी एल्डर से कहता है कि एल्डर भाई है, हम लोगों ने पहले ही इस बात के ऊपर चर्चा की है कि हम सब लोग मिलकर के इन लोगों के यहाँ से बचकर भागने के हर एक रास्ते को कट कर देंगे। जब आखिर वो लड़के यहाँ से बचकर के भाग रही थी तो आखिर आपने वहाँ पे आकर के उन्हें क्यों नहीं रोका। फिर वो दूसरा एल्डर भाई ही कहता है कि ओ तो तुम अब इसके लिए मुझको ब्लेम कर रहे हो। तो एल्डर युनचू, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम वहाँ पे मेरे साथ ही खड़े थे और हम दोनों मिलकर के उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर भी तुम पहले पहल करके उन्हें हासिल करना चाहते थे। तो मैंने सोचा था कि एक सोल हार्मोनी स्टेज के एक्सपर्ट और 500 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स के साथ में उन 4 रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट्स को पकड़ना तो एक पीस ऑफ केक की तरह आसान होगा, लेकिन आखिर किसने सोचा था कि तुम उन्हें इस तरीके से भागने दोगे। और यहाँ वापस आने के बाद मुझे ये चीज और भी जरा रेडिकुलस लग रही है कि एक छोटे से बच्चे ने तुम 500 एक्सपर्ट्स को यहीं रोके रख दिया। ये मेरी जिंदगी का आज तक का सबसे बड़ा मजाक है। और एल्डर युनचू, ये तब हुआ जबकि तुम यहाँ पर उन लोगों की मदद भी कर रहे थे, तो इसका मतलब तो ये है कि अगर आप यहाँ पे नहीं होते तो ये सारे 500 के 500 डिसाइपल्स तो यहीं पे खत्म हो जाते। वाकई में इससे तो मुझे आपकी ताकत की एक नई समझ मिल गई है। तुम एल्डर्स से लेकर के एग्जीक्यूटिव डिसाइपल्स तक किसी की भी कोई अहमियत नहीं है। एल्डर युनचू की इस बात के ऊपर एल्डर बाई है तो काफी ज्यादा गुस्से के साथ में अपने दांत पीसते हुए जाओ डेजू को घूरते अपने मन में कहते हैं कि अगर इस बदमाश की वजह से ऐसा सब नहीं होता तो आज मैं इन सभी एल्डर्स के सामने इस तरीके से बेइज्जत बिल्कुल ना होता। तो अब एल्डर युनचू जब गुस्से में इस तरीके से भड़क रहे होते हैं तब अभी उनके साइड वाला दूसरा एल्डर उनसे कहता है, एल्डर युनचू प्लीज अब शांत हो जाइए, इस तरीके से गुस्सा तो मत कीजिए। और वैसे भी वो लड़कियां अभी तो इतनी ज्यादा दूर नहीं गई होंगी, इसलिए हम लोग बड़ी आसानी से उनका पीछा करके फिर से उन लोगों को पकड़ सकते हैं। भले ही जाओ डेजू से कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक इम्पोर्टेंट आदमी हैं और आपको उन्हें ये गलती याद दिलानी चाहिए। मगर इस मामले के सुलझ जाने के बाद में हम लोग वापस सेक्ट में लौटने के बाद इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे। एल्डर की ये बात समझने के बाद में एल्डर युनचू भी पहले तो अपने आप को थोड़ा शांत करते हैं और फिर जाओ डेजू से कहते हैं कि जाओ डेजू, हम लोग इस जिम्मेदारी को तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन अगर इतने सारे आदमियों के साथ में भी तुम ये नहीं कर पाए तो बच्चों इस तरीके उसकी इन सारी बातों से बिल्कुल भी भ्रमित मत होइए। और अगर अब भी तुम सब लोगों से मारने में कामयाब हो जाते हो तो तुम लोगों के फिर से मेरिट्स दिए जाएंगे, लेकिन अगर तुमने उसे फिर भी यहाँ से भागने दिया तो मैं ये वादा करता हूँ कि तुम में से एक भी यहाँ से वापस जिंदा नहीं जाएगा। तो उस एल्डर की इस बात से तो भाई यहाँ पे सभी के सभी वो सभी डिसाइपल्स शौक के शौक रह जाते हैं। और अब जब इस सब के बाद में उनके पास में सिर्फ और सिर्फ करो या फिर मरो की सिचुएशन रह जाती है तो वो बिना सोचे उस एल्डर की बात को मानते हैं और हाँ करते हैं। अब इस पे वो एल्डर युनचू भी कहते हैं कि बहुत अच्छे, तो ठीक है फिर चलो अब आगे बढ़ो। मगर फिर साथ ही वो अपने मन में भी कहते हैं कि उन तीनों लड़कियों को वापस लाना ही होगा, हमें अभी भी उनकी जरूरत है। उन लोगों की फिजिक अभी भी असाधारण रूप से काफी ज्यादा दुर्लभ है। तो वो एल्डर्स किंगचन और बाकी की उन दोनों लड़कियों को ढूंढने के लिए साइड पे जा रहे होते हैं। अभी जुफेन का स्कारलेट ड्रैगन किंग सीधा उन तीनों के सामने आकर के खड़ा हो जाता है और फिर जुफेन उन लोगों से कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा ना कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तो तुम में से कोई भी यहाँ से जा नहीं सकता, चाहे तुम लोग 500 या फिर 5000
फिलहाल मेरे यहाँ पे जिंदा होते हुए तुम में से कोई भी उनके पीछे नहीं जा सकता। तो राव जेजू फिर से जोर जोर से हंसने लगता है और जूफेन से कहता है कि जूफेन तुम बेव को इग्नोरेंट फूल, तुम सचमुच में इन 8 एल्डर्स को रोकने का ट्राई कर रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है कि एक सोल हार्मोनी स्टेज के एक्सपर्ट और एक इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस होता है? दोनों की ही ताकत का डिफरेंस जमीन और आसमान के जितना होता है। और तभी वो एल्डर युनचू भी कहते हैं कि हाँ, तो हम तुम्हारे जैसे पप के ऊपर अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें अभी भी अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी है, इसलिए तुम इतनी भी ज्यादा जल्दबाजी मत करो। और सच कहूँ तो तुम हमारा सामना करने के लायक ही नहीं हो। जिस पे तो जूफेन भी उन लोगों से कहता है, ओ अब क्योंकि तुम मेरे ऊपर हमला नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, बस वहीं पर बैठे रहो, ठीक है ना। ये सब कहते हुए जब जूफेन अपने किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट करता है तो उन सभी एल्डर्स को भी वहाँ पे एक बेइज्जती, एक वियर्ड एहसास फील होता है। इसलिए वो एल्डर युनचू भी कहते हैं, ठीक है फिर, जब तुम जैसा एक ईवल खुद यहाँ पर एक सोल हार्मोनी स्टेज के एक्सपर्ट के हाथों मौत मांग रहा है, तो ठीक है फिर, मैं तुम्हारी इस बात को मान लूंगा और तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करूंगा। इसके साथ में जब वो एल्डर अपनी सोल हार्मोनी स्टेज की पावर्स को अनलिस्ट करते हैं, का वेदर भी चेंज होने लगता है, आसमान काले हो जाते हैं, जिससे कि गोल्डन कलर की ठंडा लाइटनिंग अनलिस्ट होने लगती है। फिर वो एल्डर युनचू जूफेन को बताते हैं कि मेरी सोल एक टूल सोल है और मेरे इस हेवन शेकिंग हैमर की ताकत बेहद ही ज्यादा असाधारण है, और जब मैंने अपनी कल्टीवेशन को करते हुए सोल हार्मनी को अचीव किया तो तब मेरी बॉडी बिल्कुल डायमंड की तरह हो गई और मेरे ये पंचेस पहाड़ों को भी चूर चूर कर देते हैं, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी इस हेवनली ड्रैगन सोल को भी बड़ी आसानी से धूल में बदल सकता हूँ। तो जब वो एल्डर्स अपनी पावर्स को अनलिस्ट करने लगता है तो भाई माहौल क्या ही बेबी हो जाता है। एक तरफ जूफेन और उसका स्कारलेट ड्रैगन किंग, जबकि दूसरी ओर वो सोल हार्मनी स्टेज का एक्सपर्ट। जूफेन उस एल्डर की ये बात सुनने के बाद उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और बस अपने स्कारलेट ड्रैगन किंग की सोल को वापस बुला लेता है। जूफेन को ये करता हुआ देख वो एल्डर भी थोड़ा हैरान हो जाता है और जूफेन से पूछता है कि आखिर तुमने अपनी सोल को वापस क्यों बुला लिया? तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज तुम्हें किसी भी तरीके से बचा लेगी? मैं एक सोल हार्मनी स्टेज का एक्सपर्ट हूँ और मेरी ये फिस्ट तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी सोल दोनों को ही चकनाचूर कर देगी। तो तुम यहाँ चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम यहाँ से बच करके तो बिल्कुल भी नहीं निकलने वाले। कि अब तुम एक सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट का सामना कर रहे हो और तुम बस मरोगे। कहने के साथ में वो एल्डर अपनी एक खतरनाक स्पीड के साथ में जूफेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो उस एल्डर को हमला करते हुए देख करके जाओ जेजू भी जोर जोर से हंसते हुए जूफेन से कहता है कि जूफेन, तुमने हमारे सोल हार्मनी स्टेज के एल्डर को नाराज कर दिया है, तो तुम वाकई में यहाँ पे मरना चाहते हो। तो इस पे वो बाकी के सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि हाँ, इस बार हम किसी कमजोर को अपना निशाना नहीं बना रहे हैं, बल्कि कमजोरी हमें इस तरीके से ताना मार रहा है। तो वापस फाइट के सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो सोल हार्मनी स्टेज का एल्डर अपने पंच में अपने हेवन शेकिंग हैमर की पावर्स को अनलिस्ट करता है और जूफेन के ऊपर हमला करने के लिए बेहद ही ज्यादा करीब पहुंच गया होता है। लेकिन तभी इधर जूफेन भी एक स्माइल करते हुए उस एल्डर से कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि मैं तुम्हारे हमले को रोकने के लिए अपनी डिफेंसिव रेंज को कम कर दूंगा? जूफेन के इस बात के ऊपर तो वो एल्डर भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है, मगर अगले ही पल उस एल्डर को आगे का एहसास भी नहीं होता और उसे बीच में से 2 हिस्सों में काट दिया जाता है, क्योंकि इधर जूफेन उस एल्डर के ऊपर अपना एक सीधा स्लैश लगाते हुए आगे गुजर गया होता है और पीछे मुड़ते हुए कहता है कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें और भी ज्यादा सटीक तरीके से काट सकूं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जूफेन ने उस एल्डर के बीचों बीच एक खतरनाक स्लैश लगाई होती है और वो एल्डर खत्म होते हुए वहाँ पे अपने मन में यही कहता है कि इम्पॉसिबल। इस बदमाश को सच में लगता है कि ये एक्चुअल में एक सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट को मार सकता है। इधर जाओ जेजू का तो हैरानगी के मारे मुंह और आंख दोनों की फटी रह जाती है। इधर बाकी के सोल हार्मनी स्टेज के एल्डर्स को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अभी अभी उनकी आंखों के सामने ये क्या हुआ। अभी हमें दिखाया जाता है कि उनकी आंखों के सामने ही उनका वो सोल हार्मनी स्टेज का एल्डर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। तो देख करके तो उनका मेन एल्डर भी शॉक होते हुए कहता है कि ये क्या, वो तो एक सोल हार्मनी स्टेज का एक्सपर्ट था, तो फिर आखिर वो इस तरीके से कैसे मर सकता है? जूफेन फिर से उन लोगों से एक सीरियस टोन में कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा ना कि जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तो तब तक कोई भी मुझसे आगे अपना एक कदम भी बढ़ा नहीं सकता। जिसके साथ ही फिर जूफेन एकदम कूल अंदाज में अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड को बाहर निकालता है।